नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं रात 11 बजे के इस बुलेटिन जिसका नाम है न्यूज राउंडअप। और सबसे पहले धार से बड़ी खबर, बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। हिस्ट्री शीटर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। बदमाश राकेश नानकिया और कमल को गोली लगी है। दोनों बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों पर करीब 1 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं और इधर टांडा पुलिस इस पूरी कार्रवाई में शामिल थी। अमित वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कई दिनों से पुलिस को तलाश भी थी, हिस्ट्री शीटर है ये दोनों बदमाश। जी विजय जी, पूरा जो मामला है ये धार जिले का जो सबसे कुख्यात क्षेत्र माना जाता है टांडा घाट क्षेत्र वहां का है। जब आज देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश हैं जो जामदा भूतिया यहाँ का बहुत कुख्यात गांव है, वहां के कुछ बदमाश जो है वारदात देने का अंजाम में और घाट क्षेत्र में घूम रहा है। इसके तत्काल बाद जो थाना प्रभारी है टांडा के विजय वास्केल, उन्होंने पुलिस बल के साथ वहां जाकर और घेराबंदी की बदमाशों की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया और फायरिंग में जो है एक शातिर और कुख्यात बदमाश जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है और 55,000 का इनाम भी घोषित है, राकेश नानकिया उर्फ चीनिया, साथ ही कलम सिंह जो 45,000 का इनामी है। इन दोनों को जो है मुठभेड़ में 2 घायल हुए और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस अस्पताल लाई, इनका उपचार शुरू किया गया। वहीं बाकी जो बदमाश थे साथी वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पूर्व ही ऐसी ही एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें थाना प्रभारी विजय वास्केल को छर्रे लगे थे, देशी जो कट्टा होता है उसके। और आज भी इसी तरह से जो है, और ये क्षेत्र जो है कुख्यात है बदमाशों के लिए, लूटपाट का जो क्षेत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर लगाम जरूर लगी है, लेकिन फिर भी बदमाशों का हौसले जो है वो लगातार बुलंद है। जी, अभी किस तरह की हालत है, क्या बताया जा रहा है अमित कि दोनों को पांव में ही गोली लगी है या घायल है या फिर गंभीर अवस्था में है? जी, दोनों ही जो बदमाश है उनका उपचार टांडा स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है और जहां तक संभव है इन्हें धार जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा। लेकिन दोनों बदमाश की हालत फिलहाल स्थिर और ठीक बताई जा रही है। और जो क्षेत्र का माहौल है वो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो है क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। और जो पुलिस है, पुलिस लगातार अभी भी जो है मुख्य मार्गों सहित आसपास के क्षेत्र में भी सर्चिंग कर रही है। जी, शुक्रिया अमित इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बात छत्तीसगढ़ में कोरोना की करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज 274 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में आज 201 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,998। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 3,806 मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,11,159 संक्रमित मिल चुके हैं और अब तक 3,04,355 मरीज ठीक भी हुए हैं। और इधर महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश में भी चिंता बढ़ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना की स्थिति पर संभागीय बैठक ली है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र से सटे प्रदेश के जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र से लगे सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर महाराष्ट्र से लगे जिलों में आयोजित होने वाले मेलों में RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करने का विचार किया जा रहा है। मेलों के संबंध में सतर्कता और जागरूकता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक तत्काल करें और जिलों में कोरोना की परिस्थिति देखते हुए जरूरी सावधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लें। मुख्यमंत्री ने इंदौर और भोपाल में तत्काल मास्क अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में इंदौर और भोपाल से राज्य के अन्य भागों में होने वाले आवागमन पर सतर्कता के संबंध में विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही विकराल रूप ले सकती है।
और मुख्यमंत्री समेत दूसरे वीआईपी की सुरक्षा को ठेंगा दिखाकर रायपुर के पुलिस लाइन स्थित स्टेट हैंगर में फोटोशूट कराने वाले नवविवाहित जोड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बड़ा दिल दिखाते हुए पुलिस विमानन और इंटेलिजेंस अफसरों की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि फोटोशूट कराने वाला जोड़ा मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हां, भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए इस मामले की पूरी जांच होगी। आपको बता दें कि रायपुर की पुलिस लाइन स्थित स्टेट हैंगर प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां आम आदमी के जाने पर पाबंदी है। तो इसके बावजूद सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल निजी हेलीकॉप्टर की तरह फोटोशूट के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकारी स्टेट हैंगर में खड़े हेलीकॉप्टर के अंदर और बाहर प्री वेडिंग शूट कराया गया था। फोटोशूट में नजर आ रहा युवक जशपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और बीजेपी के कद्दावर नेता का रिश्तेदार है। इस मामले में अब अधिक तूल ना दे, नव दंपत्ति को सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता हूं, खुश रहें। नव दंपत्ति को सीएम की माफी। जी हां, इस मामले में अब अधिक तूल ना दें, नव दंपत्ति को सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता हूं, ये सीएम ने कहा है। तो प्री वेडिंग शूट की एक घटना जो संज्ञान में आई है, उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि संबंधित अधिकारीगण इसकी जांच करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी चूक भविष्य में ना हो। साथ ही इस मामले को अब अधिक तूल ना दें। मैं नव दंपत्ति को सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता हूं, खुश रहें। और अब बात रायपुर की हो रही है, तो जरा एक खबर और देख लेते हैं। अंबेडकर अस्पताल में कैदी को इलाज कराने पहुंची जेल प्रहरी ने रेडियोलॉजिस्ट विभाग के टेक्नीशियन और जूनियर डॉक्टर को तमाचा जड़ दिया। मारपीट से गुस्साए डॉक्टरों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। घटना की सूचना पर मौदापारा थाना पुलिस पहुंची तो जेल प्रहरी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इधर अस्पताल के सभी जूनियर डॉक्टर और कर्मचारियों ने भी काम बंद कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की। बैठक में जेल प्रहरी पर एफआईआर दर्ज करने के साथ मांगने का मतलब क्या रह गया? एक पहली एक पेशेंट लेके आया था जो एक्चुअली वो कैदी था, उसकी एमआरआई होनी थी, बट वो अचानक से 2 बजे के आसपास एग्रेसिव हो गया और उसने हमारे साथ मारपीट की। बच्चों लोगों को मतलब मारा है वो ठीक बात नहीं है। हमने थाने में रिपोर्ट करवा दी है। पुलिस के साथ बैठक हुई, उसमें बच्चे लोग भी थे। उसमें मतलब कुछ जो पुलिसकर्मी यहाँ पे पोस्टेड हैं उन लोग भी बचाए नहीं, तो वो उसको हटाने का प्लानिंग करके रखे हैं। इसमें जो टेक्नीशियन के जो भी लेटर पर से हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जो भी धाराएं आकर्षित होती है, सरकारी कार्य में बाधा और अन्य धाराएं, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। हमने इनको आश्वासन दिया है कि इसमें फोर्स बढ़ाया जाएगा और तत्काल अभी 4 जवान एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं सुरक्षा के लिए। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा के महाराष्ट्र के सोलापुर के घर से 7.5 करोड़ रुपए कैश मिला है। आपको बता दें कि डागा और उनके भाइयों के यहां आयकर विभाग के 3 दिन से छापेमारी चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शनिवार रात करीब 1 बजे सोलापुर में डागा का एक कर्मचारी बैग लेकर भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। यह बैग नोटों से भरा हुआ था, जिसे आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। इससे पहले बैतूल समेत दूसरे ठिकानों से 60 लाख रुपए की राशि मिल चुकी है। दोनों मिलाकर अब तक 8 करोड़ 10 लाख बरामद हुए हैं। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रेगुलर प्रोसेस में कार्रवाई थी वो हुई है और हमें आयकर विभाग पे पूरा भरोसा है और भारतीय संविधान पे और भारतीय जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। जो सही होगा वो सामने आएगा।
और इधर मंदसौर जिले में छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। घोटाले को जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति प्रभारी, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और बैंक अधिकारी की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक प्रकाश चंद्र चौहान के पुत्र को कक्षा 8वीं का छात्र बताकर छात्रवृत्ति निकाल ली गई, जबकि वो रतलाम मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र है। जब प्रकाश चंद्र चौहान ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई तब मामले का खुलासा हुआ। वैसे अब तक केवल साल 2018-19 और 19-20 के मामले ही सामने आए हैं। पूरे मामले में मंदसौर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। डिटेल जांच करा रहे हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों को इसको देखना चाहिए था और जिनको इसको सुपरवाइज करना चाहिए था कि ऐसी गलतियां न हो, उन लोगों को मैंने नोटिस भी जारी किया है और उनका पक्ष भी सुन रहे हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत 74 लाख रुपए का भुगतान संदिग्ध खातों में किए जाने के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। आरोप यह है कि रायपुर के पूर्व जिला शिक्षक अधिकारी ने रिटायर्ड होने से 2 दिन पहले ही आरटीआई के तहत उन स्कूलों को 74 लाख का भुगतान कर दिया जो बंद हो चुके हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए खर्च की जाने वाली सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आया है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे स्कूलों को आरटीआई की राशि का भुगतान कर दिया जो पहले ही बंद हो चुके हैं। विद्यार्थी परिषद ने इसके विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। जीआर चंद्राकर जो पूर्व में डीओ थे, उन्होंने आरटीई का पैसा, गरीब बच्चों का जो पैसा होता है, वो उन स्कूलों को आवंटित किया है जो स्कूल बंद हो चुके हैं। उसी मुद्दे को लेकर आज हमने डीओ कार्यालय का घेराव किया और ये मांग की कि जीआर चंद्राकर के ऊपर एफआईआर किया गया और जिन जिन स्कूलों के ऊपर व्यक्तिगत अकाउंट में जो पैसा दिया गया है उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। दरअसल आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। वहां पर इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है और स्कूलों को उसके लिए भुगतान करती है। आरोप है कि इसी के तहत पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने अपने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले 8 ऐसे स्कूलों के नाम से 74 लाख रुपए का भुगतान कर दिया, जिनमें से ज्यादातर 2 से 5 साल पहले ही बंद हो चुके हैं। यही नहीं, जिन खातों में पैसे डाले गए वो भी किसी फर्म के ना होकर व्यक्तिगत खाते हैं, जबकि जिन स्कूलों को सही में पैसा दिया जाना है उन्हें आज तक भुगतान नहीं हुआ। जी, अभी हमको भी जानकारी मिली है कि आरटी के तहत जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उनके संबंध में 12.5 लाख रुपए का अमाउंट हमारे स्कूल को दिया गया है, पर ऐसी कोई राशि अभी तक हमारे स्कूल के खाते में जमा नहीं हुई। 8 लाख जो दिया है बताया वो बिल्कुल गलत है। मेरे को सन 19-20 का आरटीई का पैसा 76,104 रुपया पासबुक में शो है, बाकी मेरे को कुछ नहीं मिला है। एबीवीपी ने इस पर पूर्व डीओ जीआर चंद्राकर पर केस दर्ज करने के साथ ही जिनके खातों में पैसा भेजा गया उनको भी गिरफ्तार करने की मांग की है। मामला सामने आने के बाद अब विभाग इसकी जांच की बात कर रहा है। मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान पे आया है कि कुछ स्कूलों का भुगतान किया गया है। हम मामले की जांच करा रहे हैं और तथ्य जैसे भी सामने आता है उसके आधार पे जो भी लाइन ऑफ एक्शन तय हो। ये भी मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और इसको मैं सेक्शन से देख के जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराएंगे। इसमें एक आरटी के तहत जो पैसे भुगतान के संबंध में है ना, तो इसमें इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसमें अब ज्ञापन के बिंदुओं पर जो परीक्षण कर जो है इसको निश्चित रूप से करेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून गरीब परिवार के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक उम्मीद की किरण है। ऐसे में कुछ रुपयों के लिए हमारे वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को दांव पर लगाने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प में अपने सिर्फ 4 सैनिकों के ही मरने की बात पिछले दिनों कही थी। चीन ने यह खुलासा भी 8 महीने बाद ही किया था। अब इस आंकड़े पर सवाल उठाने वाले अपने ही देश के 3 पत्रकारों को चीन ने अरेस्ट कर लिया है। चीनी अथॉरिटीज का कहना है कि पूछताछ के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे के विस्तार का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला में अभिनंदन करके की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है।
दादरा नगर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन देलकर ने दक्षिण मुंबई के एक होटल में आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। इस आत्महत्या के पीछे की वजह अभी खुलासा नहीं हो पाया है। होटल मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस वहां मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में सोमवार को एक आरोपी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के दौरान दिल्ली के निवासी जसप्रीत को किले के दोनों ओर बने गुंबदों पर आक्रामक तरीके से चढ़ते हुए देखा गया था। एक तरफ सरकार परिवार नियोजन की बात कहकर नसबंदी ऑपरेशन करा रही है, तो वहीं विदिशा के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में घोर लापरवाही देखने को मिली। यहां नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद एक प्रसूता ने नवजात को जन्म दिया। दूसरी ओर डॉक्टर की लापरवाही पर हॉस्पिटल प्रभारी प्रसूता को क्लेम देने की बात कर रहे हैं। महिला ने 3 बच्चों के बाद 1 साल पूर्व ही नसबंदी कराई थी। कुछ और खबरें। रिलायंस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है। हमलावरों ने पहले तो कर्मचारियों को पीटा और फिर कैबिन के कांच तोड़ डाले। बचाव में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कैबिन में रखी बंदूक उन पर तान दी, जिसके बाद सभी हमलावर भाग खड़े हुए। ये पूरी मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपियों की पहचान की और 5 नामजद सहित 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सरगुजा के केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी की मौत हो गई है। हिलेन मजवार नाम का यह बंदी मैनपाट कमलेश्वरपुर का रहने वाला था, जिसे 2019 में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने बैठक की। बजट सत्र में कांग्रेस को घेरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस से विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनी। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में न जनहित के मुद्दों का कोई भाव था और न ही महिलाओं पर अत्याचार की बात थी। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया जाएगा। वहीं महंगाई, किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर युवक कांग्रेस 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। दूसरी ओर बजट सत्र पर बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई है। सीएम निवास पर हुई बैठक में सत्ता पक्ष के विधायकों से सीएम शिवराज सिंह चौहान की कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 22,000 ग्राम पंचायतों में खेल के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ये चीजें प्रस्तावित है, कितनी जगह कहा इसकी एलोकेशन हुई। मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश की आम जनता परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है। हमारा नौजवान बेरोजगार, हमारा किसान परेशान, हमारी माँ बहनों बेटियों के साथ में अत्याचार, बलात्कार, तो ये सब मुद्दे हैं और यही मुद्दे विधानसभा में उठेंगे। विधानसभा सत्र में क्योंकि नए विधायक भी चुन गए हैं, तो उनकी क्या भूमिकाएं रहेंगी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं प्रॉपर्ली, और जो चीजें मुद्दों को उठाना है, ये सब चीजें इन पर गतिविधियों पर चर्चा हुई है। कई विषयों पर सारगर्भित चर्चा भी हुई है। आज ये भी तय हुआ कि 22,000 ग्राम पंचायतों के अंदर खेल के मैदान का निर्माण कराया जाए। विधायकों की मांग काफी थी। ये भी तय हुआ कि विधायक का पुनः प्रारंभ किया जाए। वास्तव में सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर विधानसभा में सभी लोग उपस्थित रहे। माननीय सीएम साहब का आदेश है, हुक्म है। जनहित संबंधी विषयों को उठाना, जनहित संबंधी बातों को रखना। बजट जो आज अभिभाषण हुआ माननीय राज्यपाल महोदय का, उन सब विषयों पे विधायकों को, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को कहा है कि सभी को मटेरियल देना। देश में भोपाल ही एकमात्र शहर है जहां शहरी क्षेत्र में 18 बाघों का मूवमेंट है। भोपाल शहर सीमा में आने वाले चंदनपुरा, कलियासोत, मेंडोरी केरवा वन क्षेत्रों में बाघों ने प्रजनन क्षेत्र के रूप में अपना ये इलाका बनाया है, लेकिन इनके संरक्षण पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बाघों का जिन वन क्षेत्रों में मूवमेंट है, उनका बड़ा हिस्सा राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। वन विभाग के जंगलों में बाघ संरक्षण के लिए बैरियर लगाने से लेकर वन विभाग वन कर्मचारियों तक की तैनाती करता है। बाघों के संरक्षण के लिए अब राजस्व विभाग के हिस्से के जंगलों को वन विभाग को सौंपने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक राजस्व विभाग के हिस्से वाले जंगलों का सर्वे किया जा रहा है, फिर इन्हें वन विभाग के सुपुर्द किया जाएगा ताकि वहां भी बाघों का समुचित संरक्षण किया जा सके।
इसमें जो सर्वे किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसी भूमियाँ जहाँ पे कि किसी प्रकार के कोई निर्माण नहीं है, ऐसी भूमियाँ जो चाहे राजस्व वन हो चाहे फॉरेस्ट का वन हो, उनको संरक्षित किया जा सके। सर्वे का कार्य जारी है एंड उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी सबसे बेहतर कदम होंगे वो हम उठाएंगे। और देश की सरहदों पर एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक नया सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसके बाद दुश्मन कभी भी सेना की वॉइस कमांड को ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब तक ऑप्टिकल फाइबर और रेडियो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही देश की सेना जल्द ही माइक्रोवेव सिस्टम से लैस होने जा रही है, जिसकी ट्रेनिंग जबलपुर के भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग में सोमवार से शुरू हुई। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले आईटीबीपी को इस नई और आधुनिक कम्युनिकेशन तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत, पाकिस्तान और चीन के सरहदी इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने जा रहा है। फिलहाल ऑप्टिकल फाइबर और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से सरहद पर सैनिक संदेश का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जल्द ही यह सिस्टम माइक्रोवेव के रूप में बदल दिया जाएगा। 2 हफ्ते का यह बैच है जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कम्युनिकेशन की विभिन्न चीज़ों को सिखाएगा और उसको किस तरीके से आईटीबीपी जो कि पूरी हिमालयन रेंजेस पे हमारे देश की सुरक्षा में लगी हुई है, उसको किस तरीके से अपने नेटवर्क में यूज़ करेगा, उसकी ये ट्रेनिंग है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।